The name of real heroes, the name of Ratan Tata, the name of Bhishma Pitama in our country, in our business, the Ratan Tata. भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो टाटा के नाम से जुड़ा ना हो, क्योंकि जिस गाड़ी से आप ट्रैवल करते हो वो रतन टाटा की है। जिस फ्लाइट से आप ट्रैवल करते हो विस्तारा और एयर इंडिया एयरलाइंस टाटा की है। द ताज होटल जहाँ आप रुकते हो टाटा की है। इंडिया में जितने भी ताज हैं साथ में एक बड़े होटल, उनमें इन्वेस्टमेंट टाटा का ही है। कपड़े की वेस्ट साइड कंपनी टाटा की है। तनिष्क एक सुपर गोल्ड कंपनी टाटा की है। इसके अलावा टाटा हाउसिंग, टाटा स्टील, टाटा कैपिटल, आपको यकीन नहीं होगा कि 150 से 200 कंपनियां टाटा की हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर कंपनी जो इंडिया में काम करती हैं, ग्रो कर रही हैं, उनमें टाटा का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि प्लेन से लेकर के खाने में यूज़ करने वाला नमक तक टाटा का है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो उनका बिजनेस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनको प्रॉफिट मिलता होगा। नहीं, टाटा ग्रुप अन्य बिजनेस से अलग इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप का एक बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो डोनेशन में जाता है। भारत के अलग अलग डोनेशन के क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो या फिर और कुछ हो। आज जो भारत की नंबर 1 और विश्व की विश्वसनीय कंपनी है, मैं विश्व की इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं आगे बताऊँगी इसका कारण। उसका इतिहास 200 साल पुराना है। चलिए आज जानते हैं कि भारत की एक सिंपल सी फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा एक लड़का कैसे इतने बड़े एम्पायर को, द टाटा एम्पायर को खड़ा कर देता है। It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. 1822 में गुजरात की फैमिली, फारसी फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ, नसर वानजी टाटा। वो रेस्टलेस किस्म के व्यक्ति थे, मतलब दौड़ना चाहते थे, भागना चाहते थे, चलना चाहते थे, गिरना भी चाहते थे, बस रुकना नहीं चाहते थे। और यही एक वजह थी कि उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को, टाटा एम्पायर को खड़ा किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ करके बॉम्बे शिफ्ट होने की अपनी फैमिली में बात करी। तब तक उनकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया में उस वक्त बाल विवाह काफ़ी होता था और उनका एक बेटा भी था। फिर ये बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं, एक फैक्ट्री में ये काम करते हैं। उस टाइम पे जो है अपनी फैमिली की सर्वाइव के लिए काम तो कर लेते हैं, पर ये सेटिस्फाई नहीं थे। फिर इन्होंने खुद का बिजनेस यानी कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, बिकॉज़ उस वक्त इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था, जिसका फ़ायदा इन्हें बहुत ज़्यादा मिला और उनका बिज़नेस ग्रो कर गया। उन्होंने अपने बिज़नेस का सारा पैसा अपने बेटे जमशेद जी टाटा की एजुकेशन में लगाया और उन्हें भी विदेश भेजने को सोचा। जमशेद जी टाटा को हांगकांग भेज दिया गया। उन्होंने वहाँ बिजनेस की शिक्षा ली, एजुकेशन लिया। तब तक उनकी भी शादी हो गई थी, उनका भी एक बेटा था। फिर वो इंडिया आते हैं। जब जमशेद जी टाटा इंडिया आते हैं तो वो अपने पिता के बिज़नेस से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने 3 नए अलग अलग कॉन्टेस्ट पे बिजनेस करना स्टार्ट किया। उन्होंने कॉटन मील फैक्ट्री खोली और भारत की पहली स्टील फैक्ट्री इंडिया में खोली। भारत का पहला 5 स्टार होटल उन्होंने ही इंडिया में खोला। और आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि वो पहला होटल ही था 5 स्टार जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आई थी। उसका नाम था मुंबई का प्रसिद्ध होटल द ताज। तभी 1904 के आसपास जमशेद जी टाटा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद में जमशेद जी टाटा ने अपने पीछे जो एम्पायर छोड़ा था, जो लेगेसी छोड़ी थी, उसको बीट आज तक कोई नहीं कर पाया।
लेगेसी उनके बिजनेस की नहीं, लेगेसी उनके एथिक्स की, उनके नैतिक और सामाजिक विचारों को लेकर के, जो आज भी टाटा ग्रुप में है। और यही कारण है कि वो एम्पायर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। 1874 में जमशेद जी ने नागपुर में जब पहली कॉटन फैक्ट्री खोली थी, तो ये फैक्ट्री खोलने का उनका पहला एक्सपीरियंस था। यही कारण थी कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो वहाँ का लेबर था वो एक तरह से काम चोरी कर रहा था, बहाने बता रहा था और 100% जो अटेंडेंस थी वो नहीं होती थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या जमशेद जी। उन्होंने वर्कर को चिल्लाया नहीं, किसी को फायर नहीं किया और एक अलग ही डिसीज़न ले लिया जो शायद ही कोई लेता। उन्होंने सभी वर्कर्स के लिए एक पेंशन जारी कर दी, सभी वर्कर्स के हेल्थ प्रोग्राम जारी कर दिए, साथ में सभी वर्कर्स के लिए फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे उसी फैक्ट्री में करना स्टार्ट कर दिया। अब सभी जो वर्कर थे वो जमशेद जी टाटा से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो एक तरह से उनको अपना गॉडफादर मानना स्टार्ट कर दिए और इस तरह से वो वर्कर 100% जो है आने भी लगे और बहुत अच्छे से उनका वर्क चलने लगा। इसलिए उन्होंने हर सेक्टर में उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो है पंचगिनी की पहाड़ियों में स्ट्रॉबेरी की फैक्ट्री लगाई जो आज भी जैम और स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि फ्रांस और मैसूर का जो वेदर है वो एक जैसा है, इसलिए जमशेद जी टाटा ने फ्रांस से सिल्क वॉर्म के जो कीड़े थे उसे मंगाया और लोकल वर्कर्स के थ्रू जो है मैसूर में इसकी खेती करना स्टार्ट कर दिया। और आज भी टाटा सिल्क जो है, जो मैसूर की जो साड़ियाँ हैं सिल्क की, वो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हैं। जमशेद जी ने ऐसे कई बिजनेसेस ओपन करना स्टार्ट कर दिया। अब जमशेद जी का जो एक सपना और था होटल खोलने का, वर्ल्ड क्लास होटल खोलने का, तो उन्होंने द ताज से उसको कंप्लीट किया। उन्होंने उस होटल की जो डिज़ाइनिंग थी उसमें खुद उस ग्रुप में वो शामिल थे और उसकी डिज़ाइन उन्होंने इस तरीके से की थी कि हर रूम से जो है वो वाटर का व्यू, समुद्र का व्यू दे सके। लेकिन इनकी डेथ होने की वजह से अब इनके एम्पायर को जो संभालने के लिए आते हैं उनका नाम था दोराबाजी टाटा। इन्होंने स्टील बिजनेसेस को और बढ़ाया, उसके साथ साथ में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया और बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की स्थापना करी। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां डायरेक्टर थे CV रमन और इन्होंने ही पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया और यहाँ तक कि पहला एयरक्राफ्ट द हंसा यहीं डिज़ाइन होता है। इसके बाद तभी एंट्री होती है JRD टाटा की, जो रिलेटिव थे वो भी आ गए, उन्होंने भी टाटा ग्रुप को और आगे बढ़ाया। उस समय 1947 का दौर आ जाता है और देश आज़ाद हो चुका था और नए नए जो है यहाँ पे बिजनेसेस पे जो है एक तरह से रोक लगना स्टार्ट हो जाती है। अब इससे टाटा को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इनकी एक कंपनी थी नेल्को जो रेडियो बनाती थी। ये कंपनी जहाँ 20% शेयर्स के साथ बढ़ रही थी, वहीं अचानक एक दिन से गिर जाती है 2% शेयर्स पे। अब ये प्रॉब्लम आ गई थी, तभी जो है रतन टाटा को बुलाया जाता है। जब रतन टाटा आते हैं उस टाइम नेल्को कंपनी डूब चुकी थी, लेकिन इनके जो विचार थे वो जमशेद जी टाटा जैसे थे, तो इन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने रेडियो को बनाना ही बंद कर दिया और रेडियो की जगह पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया सैटेलाइट पे। और जब सैटेलाइट पे इन्वेस्टमेंट हुआ तो इंडिया को उससे एक बड़ा फ़ायदा हुआ, साथ में टाटा ग्रुप को भी हुआ। अचानक से इनके शेयर्स जो 2% पे थे वो 30 से 35 तक पहुंच गए। और कैसे रतन टाटा ने रातों रात एक कंपनी को, डूबती हुई कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। जब ये टाटा ग्रुप को ज्वाइन किए थे तो इस काम की वजह से इन्हें तुरंत चेयरमैन बना दिया गया। उस वक्त उस कंपनी में ज़्यादातर लोग जो है 70 से जो है 75 उम्र के लोग थे। वो रतन टाटा के विचारों से एक तरह से डिवाइडेड ही रहते थे, उन्हें समझ नहीं आते थे क्योंकि ये यंग थे तो इनके विचार उनको पल्ले नहीं पड़ते थे। इसलिए इन्होंने सभी सीनियर्स का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जो नैतिक मूल्यों पर काम करता था, जो एक तरह से सभी कंपनी पर जो है निगरानी रखता था। उसी टाइम 1991 में मनमोहन ने भारत के बिजनेसेस को विश्व के
सभी बिजनेसेस के लिए ओपन कर दिया, एक तरह से सोशलिस्ट से बाहर होके कैपिटलिस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब ऐसा हुआ तो रतन टाटा ने बिल्कुल इसका उल्टा प्रोस्पेक्टिव अपनाया जो JRD टाटा ने अपनाया था। उन्होंने टाटा सन्स को ओनरशिप बढ़ाना शुरू कर दिया। अब टाटा ग्रुप की जो इनकम थी वो तो बढ़ ही रही थी, साथ में इतना पावरफुल डिसीज़न ये था कि जिसके बाद में विश्व की ज़्यादातर कंपनियां टाटा के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में टाटा ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो इतना ज़्यादा ग्रो और इतना ज़्यादा हाई पिक पर काम करती थी। अब टाटा ने इंग्लैंड की एटली कंपनी को ख़रीद लिया और यूरोप की जो स्टील कंपनी है कॉरस, उसको भी ख़रीद लिया। फिर उन्होंने जगुआर कंपनी, और उसको जब ये ख़रीदते हैं तो उस टाइम लोग कह रहे थे कि ये गलत डिसीज़न है, बिकॉज़ ये जगुआर बहुत महंगी कंपनी है और इसकी कार्स इंडिया में नहीं चल पाएंगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इसको ख़रीदने के पीछे एक कारण था, बिकॉज़ जो जगुआर कंपनी के जो वर्कर्स थे वो खुद चाहते थे कि टाटा हमारी कंपनी को परचेज़ करें, जिसकी इच्छा के लिए इन्होंने ख़रीदा और ये कंपनी काफ़ी ग्रो भी करी इंडिया में। लेकिन उसी टाइम ये मुंबई की सड़कों से जा रहे थे तो उन्हें एक कपल दिखाई देता है जो बाइक पर बैठा था और बारिश में भीग रहा था। देन ये घर आ जाते हैं और 5 साल बाद एक नई कार का लॉन्च कर देते हैं, नैनो। अब नैनो की कहानी भी कुछ अलग ही थी। लोगों ने जहाँ जो है टाटा ने ये कार लोगों की हेल्प के लिए करी, वहीं लोगों ने इस कार को चीप कहा, साथ में कहा कि ये जो है लोअर क्लास के लोग ख़रीदते हैं, गरीब लोग ख़रीदते हैं, यानी कि सोसाइटी में उसको इज्जत नहीं दी गई उस कार को उस लेवल पर। इसकी वजह से ये बिज़नेस थोड़ा सा लो चला गया। लेकिन टाटा के और जितने भी बिजनेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो किए, अपने इथिक्स के साथ, अपनी नैतिकता के साथ में बढ़ते रहें। द टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसने इंडिया के हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, हर एक सेक्टर में काम किया और एक बहुत बड़ा बिल्डअप किया इंडिया की ग्रोथ को आगे ले जाने में। और अगर टाटा ना होता तो शायद ही हम इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाते, क्योंकि ये बिजनेसेस आज़ादी से ही स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। उस टाइम पे एकमात्र टाटा ही ऐसी कंपनी थी जो इस लेवल पर वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से हम इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाए हैं। और यही कारण है कि हमारी सोसाइटी में और हमारे बिजनेसेस में इंडिया में रतन टाटा का ये नाम है, इसलिए उन्हें कहा जाता है भारत का रत्न रतन टाटा। ये रही इंडिया की आयरन मैन की स्टोरी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नए स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।